हेलो स्टूडेंट्स, आज हम निवेश फलन के भाग 3 में निवेश फलन को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटक क्या हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यद्यपि निवेश फलन को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख घटक पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर हैं। पिछले वीडियो में हमने पूंजी की सीमांत क्षमता के बारे में विस्तार से देखा था। आज हम जो कुछ अल्पकालीन और दीर्घकालीन कुछ तत्व हैं जो निवेशों की प्रेरणा को प्रभावित करते हैं, उनको हम देखते हैं। तो पहला है अल्पकालीन घटक। जैसा हम जानते हैं कि आय में परिवर्तन, अर्थात यदि किसी कारण से उपभोक्ताओं की आमदनी में वृद्धि की संभावना होती है तो उद्यमकर्ता निवेश को बढ़ाने की तरफ प्रेरित होते हैं, और यदि आमदनी के स्तर में कमी की संभावना को देखकर वो निवेश कम करने का प्रयास करते हैं। अर्थात यदि देश में आय का स्तर बढ़ जाता है तो मांग बढ़ने से निवेश को बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। दूसरा है मांग के प्रत्याशित परिवर्तन। जब उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि की संभावना हो तो उद्यमकर्ता उसकी पूर्ति के लिए निवेश में वृद्धि करते हैं और इसके विपरीत निवेश का स्तर नीचे आ जाता है। साथ ही यदि मांग की वृद्धि की स्थिति में यदि परियोजना से ऊंचे प्रतिफल की आशा हो तो एमईसी के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, और उसके साथ यदि उस परियोजना की लागत स्थिर रहे तो यह आशा सुदृढ़ हो जाती है जिसका लाभ उद्यमकर्ता उठाते हैं। फिर है कीमत स्तर के परिवर्तन। कीमत स्तर जो है वो सामान्यतः जो साधारण किस्म की जो वृद्धि होती है वो निवेश में वृद्धि के लिए एक टॉनिक का काम करती है, क्योंकि इससे ऊंचे प्रतिफल प्राप्त होने लगते हैं। लेकिन साथ में ये शर्त यह भी है कि उससे परियोजना की लागत ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। इसके अलावा यदि मुद्रास्फीति की दर में तीव्र वृद्धि से मांग में कमी आ जाती है तो उससे निवेश क्या होते हैं, हतोत्साहित हो सकते हैं। अर्थात यदि वस्तुओं की कीमतें जो है वो यदि बढ़ने की प्रवृत्ति है तो निवेशकर्ताओं के लाभ अर्जन की प्रत्याशाओं में वृद्धि होने के कारण निवेश को प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसके विपरीत होने पर निवेश कम होते हैं। वह फिर उत्पादन साधनों की कीमतों के परिवर्तन, मजदूरों की मजदूरी और उद्यमकर्ताओं की आमदनी के सापेक्ष परिवर्तन जो है वो निवेश के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अर्थात यदि किन्हीं कारणों से लागतें कम हो जाए तो निवेश में वृद्धि की संभावना अधिक, और यदि लागतों के बढ़ने की संभावना है अर्थात उत्पादन साधनों की कीमतें यदि बढ़ जाए तो जो निवेश है अर्थात लाभ अर्जन की जो प्रत्याशाएं वो कम हो जाएंगी और निवेश भी कम हो जाएंगे। फिर आता है शेयर के भाव में परिवर्तन। जो शेयर बाज़ार जो है वो निवेश का दर्पण होता है। शेयर बाज़ार में तेज़ी केवल सट्टेबाजी के कारण नहीं होनी चाहिए। अर्थात यदि शेयर बाज़ार की तेज़ी की जो स्थिति है वो औद्योगिक प्रगति और औद्योगिक मुनाफे के आधार पर होनी चाहिए, तभी निवेश को अधिक सुनिश्चित रूप से वो बढ़ा सकती है। लेकिन यदि इसमें कोई संदेह नहीं कि एमईसी को बढ़ाने में शेयर बाज़ार की तेज़ी अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। अर्थात यदि शेयर बाज़ार में यदि तेज़ी की स्थिति है तो निवेश में वृद्धि होगी, और यदि शेयर बाज़ार में मंदी का वातावरण है तो निवेश के क्षेत्र में भी मंदी उत्पन्न हो जाती है। अब देश के पूंजीगत स्टॉक का वर्तमान स्तर। यदि अर्थव्यवस्था में पूंजीगत स्टॉक अप्रयुक्त है या अल्प प्रयुक्त की दशा में विद्यमान है तो नए निवेश की संभावनाएं
कम हो जाएगी। अर्थात यदि निष्क्रिय उत्पादन क्षमता यदि अर्थव्यवस्था में मौजूद है या अर्थव्यवस्था में पूंजीगत स्टॉक आवश्यकता से ज़्यादा है तो फिर प्रेरित निवेश नहीं होगा। और यदि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण पूंजीगत जो वस्तुओं का वर्तमान स्टॉक है वो यदि अपर्याप्त है या पूंजीगत स्टॉक का अभाव पाया जाता है तो अन्य बातों के समान रहने पर नए निवेश की संभावना अधिक होगी या फिर निवेश की प्रेरणा बढ़ेगी। फिर है सार्वजनिक निवेश में वृद्धि का प्रभाव। जैसा हम जानते हैं कि जो स्वायत्त निवेश है वो सार्वजनिक निवेश होता है, या जो सार्वजनिक निवेश है वो स्वायत्त निवेश होता है। सरकार सड़कों, विद्युत गृहों, बांध आदि के निर्माण में सार्वजनिक निवेश करती है, जिससे आगे चलकर जो निजी निवेश के बढ़ने के अवसर उत्पन्न हो जाते हैं और जो वो प्रेरित निवेश होता है। इसलिए सार्वजनिक निवेश के निर्णयों से देश में जो सकल निवेश है उसमें वृद्धि होती है। फिर है सरकार की राजकोषीय नीति का निवेश पर प्रभाव। सरकार करों में रियायत देकर या कमी करके निवेश को बढ़ा सकती है। प्रत्यक्ष करों में व परोक्ष करों में कमी करने से निवेश पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। परोक्ष करों में कमी से कीमतें कम होने से, मांग बढ़ने से निवेश वृद्धि के अवसर उत्पन्न होते हैं, और ये प्रत्यक्ष करों में कमी से जो कंपनियां हैं उनके पास में निवेश के लिए कोष बढ़ जाते हैं। इस प्रकार सरकारी व्यय में, साथ ही सरकारी व्यय में वृद्धि से भी निवेश पर अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे दीर्घकालीन घटक हैं वो क्या हैं। उसमें सबसे पहला हम जो दीर्घकालीन जो घटक हैं उनमें ऐसे तत्वों का समावेश है जिसका प्रभाव तत्काल तो नहीं पड़ता लेकिन लंबी अवधि में वो दृष्टिगोचर होता है। उसमें सबसे पहला है तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप नए उद्योगों, नए बाज़ारों में नई वस्तुओं को पहुंचाने आदि के कारण निवेश की मांग बढ़ जाती है। ये परंपरागत निवेश से थोड़ा भिन्न किस्म का होता है। फिर है सरकार की आर्थिक नीतियाँ। सरकार की आर्थिक नीतियों के अंतर्गत सरकार यदि अपनी जो आर्थिक नीतियाँ हैं उनका निवेश और पूंजी की सीमांत क्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो सरकार की करारोपण की नीति, प्रगतिशील करारोपण नीति अपनाती है तो निजी क्षेत्र के जो निवेश है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, और वो नए निवेशों को यदि हतोत्साहित करने की नीति अपनाती है तो निवेश की प्रेरणा और पूंजी की जो सीमांत क्षमता है वो घट जाती है। लेकिन इसकी विपरीत यदि वो विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन देती है तो निवेश बढ़ाने के लिए उपयुक्त संरचना और अच्छा वातावरण तैयार करती है, जैसे विद्युत, ऋण, परिवहन की उपयुक्त व्यवस्था करती है। तो इन सब से क्या है, पूंजी की सीमांत क्षमता में वृद्धि जो है वो भावी निवेश को प्रोत्साहित करती है, भावी निवेश का मार्ग भी प्रशस्त कर सकती है। फिर है जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि से उपभोक्ता मांग में वृद्धि होने से निवेश को बढ़ावा मिलता है, और इसके साथ ही यदि कुल जनसंख्या में जो श्रम शक्ति का अनुपात है वो यदि बढ़ जाए तो अधिक निवेश की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार उपभोग वस्तुओं की मांग और निवेश वस्तुओं की मांग में जनसंख्या वृद्धि के कारण वृद्धि होती है। लेकिन यदि जनसंख्या की में वृद्धि दर घटने पर निवेश प्रेरणा और जो पूंजी की सीमांत क्षमता, उन दोनों में कमी आ जाती है। फिर है नए क्षेत्रों का विकास। अर्थव्यवस्था में नए क्षेत्रों की विकास की जो प्रक्रिया है वो यदि प्रारंभ हो तो उनमें बड़े पैमाने पर निवेश करने की प्रेरणा बढ़ेगी, जैसे परिवहन, विद्युत उत्पादन, सिंचाई साधनों का विकास, आवास क्षेत्रों का विकास आदि क्षेत्रों में यदि विकास की प्रक्रिया तेज होगी तो निवेश की प्रेरणा बढ़ेगी।
और इसकी विपरीत यदि अर्थव्यवस्था में कार्यों के ठप हो जाए, विकास कार्य ठप हो जाए, तो निवेश की प्रेरणा और पूंजी की जो सीमांत क्षमता है वो दोनों घट जाएंगे। फिर है प्राकृतिक विपदाओं का भी निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि बाढ़ अकाल आ जाए तो उनके कारण देश के जिन भागों में क्षति होती है वहाँ पर नए निवेश की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, और उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके उसके लिए नए निवेश का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया जा सकता है। राजनीतिक और सामाजिक स्थितियाँ भी निवेश के वातावरण पर बहुत प्रभाव डालती है। जैसे भारत में जो है उदारीकरण, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में निवेश का वातावरण बदल गया। इसके साथ ही 1991 से आर्थिक उदारीकरण की जो नीति का प्रयोजन था वो निजी निवेश को प्रोत्साहन देने का रहा। इसके साथ ही यदि देश में यदि राजनीतिक अस्थिरता है, अशांति है, उथल पुथल है और युद्ध की परिस्थितियां हैं, तो व्यापारियों में अनिश्चितता और अविश्वास का वातावरण से उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि राजनीतिक वातावरण निवेश की प्रेरणा को, यदि राजनीतिक वातावरण अर्थात राजनीतिक स्थिरता है, शांति, राजनीतिज्ञों में परस्पर सहयोग का वातावरण है, तो निवेश की जो प्रवृत्ति है वो प्रबल हो जाती है। फिर है विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से देश में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलता है। देश में प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यापार वृद्धि, औद्योगिक विकास आदि सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पूंजी निवेश की प्रेरणा को प्रोत्साहन मिलता है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश के बढ़ने से निवेश के लिए साधनों में वृद्धि हुई है, जिनका उपयोग विकास कार्यों में किया जाना चाहिए। इस प्रकार निवेश अनेक तत्वों के प्रभाव के फलस्वरूप जो निवेश की प्रक्रिया वो काफ़ी प्रावेगिक, संवेदनशील, अत्यधिक उच्चावचन वाली और अनिश्चित किस्म की मानी गई है। अर्थात निवेश पर कई प्रकार के अल्पकालीन और दीर्घकालीन अर्थात आंतरिक या बाह्य तत्वों का प्रभाव पड़ता रहता है। अब है कि जो निवेश है वो किसी भी अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन, रोजगार, उपभोग, आर्थिक समृद्धि आदि को बहुत प्रभावित करता है। सार्वजनिक निवेश में वृद्धि तो सरकार के जो उपलब्ध वित्तीय साधन है उन पर निर्भर करती है। मंदी काल में जो निजी क्षेत्र निवेश में वृद्धि से सरकार आय बढ़ा सकती है। अर्थात निवेश की मात्रा को बढ़ाने, उसको प्रोत्साहित करने के लिए हम ये निम्न सुझाव या उपाय अपना सकते हैं जो कारगर सिद्ध हो सकते हैं। सबसे पहला है साख सुविधाओं का विस्तार। अर्थात सरकार के द्वारा सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर सरकार सस्ती व सुगम साख सुविधाओं का विस्तार यदि करे तो निजी क्षेत्र को कम ब्याज दरों पर अधिक ऋण सुविधाएं यदि वो उपलब्ध कराए तो व्यापार एवं उद्योग में निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। फिर निगम करों में कमी। सरकार के द्वारा जो ऊंची दर से करारोपण करा जाता है तो निवेश पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सरकार निगम करों में कमी या जो लाभ पर जो कर लगाए जाते हैं उनसे मुक्ति और जो रोके गए लाभ कोष हैं उन पर करारोपण आदि से निवेशों में तेजी का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। फिर कीमत समर्थन नीति। अर्थात अर्थव्यवस्था में कीमतों में जो उतार चढ़ाव आता है उसका निजी निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि यदि कीमतें स्थिर अर्थात उनमें सापेक्षिक स्थिरता है तो व्यावसायिक आत्मविश्वास सुदृढ़ होता है। मंदी के समय कीमतें गिरती है तो सरकार कीमत समर्थन नीति के अनुसरण से आवश्यक वस्तुओं को खरीद के उनका संग्रह कर ले ताकि बाजार में जो मूल्य है वो समर्थन मूल्य से कम नहीं होगा।
और यदि कीमतें और बाज़ार में कीमतें ऊंची बनी रहेगी, जिससे उत्पादकों को उचित कीमत मिल सकेगी। फिर है मजदूरी दरों में कटौती। कीन्स ने मजदूरी बढ़ाने के लिए मजदूरी दरों में कटौती का विरोध किया था। उसने इसके बदले में लचीली मुद्रा नीति के द्वारा उनकी मौद्रिक मजदूरी यथावत रखते हुए मुद्रास्फीति के माध्यम से मौद्रिक मजदूरी की क्रय शक्ति घटाने का सुझाव दिया था। फिर है सरकार की पंप प्राइमिंग पॉलिसी, अर्थात जब मंदी की स्थिति यदि देश में हो तो उद्यमियों में निराशा का वातावरण व्याप्त होने से, निवेश करने से वो हिचकिचाने लगते हैं। तो सरकार को सार्वजनिक निर्माण कार्यों में भारी मात्रा में व्यय करके निवेशों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही सरकार घाटे के बजट की नीति से अर्थव्यवस्था में जनता की मांग या क्रय शक्ति को बढ़ाकर पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। फिर है एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण। प्राय बाजार अर्थव्यवस्था में जो बड़ी उत्पादक फर्मों में उत्पादन और वितरण पर एकाधिकार जमाने की प्रवृत्ति रहती है। उसके कारण जो छोटी छोटी फर्में हैं वो बाजार में प्रवेश करे और उसके जो निवेश नीति उस पर बाजार में प्रवेश एवं उसके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए बड़ी फर्मों की एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और छोटे उत्पादकों में भी निवेश करने को प्रोत्साहन मिलेगा। और अंतिम है अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा। सरकार द्वारा अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ संस्थागत ढांचा तैयार हो सके और इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अनुसंधानों की उपलब्धियों को निजी क्षेत्रों में या निजी उद्योगों में प्रचार प्रसार करके उनके द्वारा उनमें निवेश को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस प्रकार इन विभिन्न माध्यमों से सरकार देश में निवेश में वृद्धि के प्रयास किए जा सकते हैं। धन्यवाद।